चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब न्यूटन के जो बेसिक 3 नियम हैं, जैसे हम एक तरीके से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है सुनते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनर्शिया क्या है, ठीक है, उसके बाद लॉ पर भी आता है। सुनिए बच्चों, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। सर ये हिंदी वाला नाम क्यों बता रहे हो बेटा? वो इसलिए कि ना जड़त्व का ऐसे एक बेसिक सेंस होता है कि जड़ मतलब जैसे जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई चीज़ अगर जड़ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जितनी जड़ मजबूत होगी उसे हिलाना इतना ही मुश्किल होगा, तो वहां से थोड़ा सा एक मीनिंग निकल के आता है इनर्शिया का या फिर जड़त्व का। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी जो है वो अपने मोशन के अंदर जो चेंज होने वाला है उसको अपोज करता है। मतलब कि उसके मोशन में अगर आप कोई चेंज करोगे तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज योर इनर्शिया। क्योंकि बॉडी जो ना वो चाहती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहे, और अगर आप उसका मोशन चेंज करना चाहोगे तो बॉडी जो है वो चाहेगी कि उसका मोशन चेंज ना हो। ये जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है अपने मोशन में जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया। बेटा एक छोटी सी लाइन लिखना, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स मोशन। मोशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करोगे तो बॉडी जो होगी वो हमेशा उसको रेजिस्ट करेगी, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज योर इनर्शिया। ये जो इनर्शिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मास होती है। ये जो इनर्शिया होता है ये बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का मास होता है। जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, बॉडी उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगी अपने मोशन में चेंज को। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह दूं कि किसी बॉडी के पास जितना ज्यादा मैटर होगा वो अपने मोशन में जो चेंज है उसको उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैटर इन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा मैटर है, कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स है, ऑफ कोर्स है, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे मैं हल्का सा समझाता हूं, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। बेटा पहला एग्जांपल, बेटा मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी सी बड़ा m मास की बॉल है, ठीक है, और आपके पास एक बहुत भारी कैपिटल M मास की कोई रॉक है, ठीक है। ये दोनों शुरुआत में रेस्ट पे है। मैंने क्या किया कि इन दोनों पर सामने की तरफ कोई बल लगाया, कोई फोर्स लगाया, इसलिए कि मैं चाहता था कि दोनों बॉल जो मोशन के अंदर आ जाए। पहले रेस्ट में थी, मैं चाहता था कि ये मोशन में आ जाए। तो एक तरीके से आप इन दोनों बॉल्स का या फिर बॉल का और रॉक का मोशन चेंज कर रहे हो। एज यू कैन आई थिंक इमेजिन दैट कि सेम पुल लगाने पर, आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि सेम पुल लगाने पर ये वाली जो बॉल है इसके पास ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी, और ये जो रॉक है हो सकता है कि बेटा इसके पास इतनी ज्यादा वेलोसिटी ना आए। आपने दोनों ही बॉल को सामने की तरफ पुल किया है, सेम बल से पुल किया है, लेकिन इस बॉल का मोशन इसके बॉल के मोशन में भी चेंज आएगा, इस रॉक के मोशन में भी चेंज आएगा। लेकिन दोनों बॉल्स ने, बॉल और रॉक ने, दोनों ने ही मोशन में चेंज को अपोज किया है। इसने ज्यादा अपोज किया है, इसकी वेलोसिटी को चेंज करना ज्यादा मुश्किल रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसके पास मैटर ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि इसके पास मास ज्यादा है। मोशन में चेंज दोनों के हुआ है क्योंकि बेटा आपने फोर्स लगाया है, लेकिन उन्होंने अपने मास के कारण उस मोशन में चेंज को अपोज किया है। इसने ज्यादा अपोज किया है, इसकी वेलोसिटी को चेंज करना उतना आसान काम नहीं था। मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल और देता हूं, ठीक है ना। सुनना, आपके पास एक ऐसे छोटी सी बाइसिकल है, स्मॉल m मास की,
ये आपकी तरफ आ रही है लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है। बाइसिकल आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये बड़ा एक बहुत ही भारी सा ट्रक है, कैपिटल एम मास का, ये भी आपकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ आ रहे हैं। आप बड़ा यहां खड़े हो बाइसिकल के सामने, आप यहां खड़े हो ट्रक के सामने। खड़ा नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूं। जैसे बाइसिकल आपके पास आएगी, आप बड़ा बाइसिकल को रोकने के लिए, आप बाइसिकल को रोकने के लिए ऐसा धक्का मारोगे और बाइसिकल ऑफ कोर्स रुक जाएगी, उसका मोशन चेंज हो जाएगा। हालांकि बाइसिकल ने रेजिस्ट किया है अपने मोशन में चेंज को, ऐसा नहीं कि हाथ अड़ाते रुक गई। बाइसिकल के मास के कारण, बाइसिकल के इनर्शिया के कारण बाइसिकल ने रेजिस्टेंस किया है। वो बाइसिकल चाहती कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चलती रहूं, मगर आपने कोई फोर्स लगाकर बाइसिकल को रोक लिया। यही फोर्स आप ट्रक पर भी लगा, ट्रक को भी रोकने की कोशिश कर रहे हो। बट आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि ट्रक को रोक पाना मुश्किल है। मुश्किल दोनों को ही रोकना था। बाइसिकल भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जाना चाह रही थी, आपको फोर्स लगाकर रोकना पड़ा है। लेकिन ट्रक को रोकना ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इसलिए इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए उसका जो मोशन है उसमें चेंज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा, उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा। दोनों की ही मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके मोशन को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि ये मोशन में चेंज इतनी आसानी से नहीं होने देना चाहता, जस्ट बिकॉज कि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का इनर्शिया ज्यादा। तो जितना ज्यादा मास बढ़ा उतना ज्यादा इनर्शिया, और आप ऐसा कह सकते हो कि इनर्शिया जो है वो बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो बॉडी है वो अपने मोशन के अंदर चेंज इतनी आसानी से नहीं होने देना चाहती, और वो उस मोशन में चेंज को रेजिस्ट करती है, रोकती है। आई होप इट्स ओके। नाउ ये तो बात हुई बेटा किसकी, इनर्शिया क्या है। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया है कि इनर्शिया क्या है। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। बड़ा फर्स्ट लॉ ये कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपना यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, या रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, until and unless you apply some external force on it। हर बॉडी अपना यूनिफॉर्म मोशन करने की टेंडेंसी रखती है। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तब उसका यूनिफॉर्म मोशन, या फिर अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अदरवाइज बट आपको अगर उसका मोशन चेंज करना है, या फिर रेस्ट से उसको मोशन पे लाना है, या मोशन से रेस्ट पे लाना है, तो आपको कोई ना कोई उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बड़ा पहले तो एक छोटी लाइन, एवरी ऑब्जेक्ट have tendency to have यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे आना चाहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। बेटा यूनिफॉर्म मोशन याद तो है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगी। मैं बड़ा हर बॉडी की टेंडेंसी ये होती है, अगर आप उसको मोशन चेंज करना है, या फिर रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, या मोशन वाली ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना है, या उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, चाहे वेलोसिटी में आप स्पीड को बढ़ा दो, चाहे स्पीड को घटा दो, चाहे डायरेक्शन को चेंज कर दो, चाहे स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दो, इन सब को करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। बड़ा एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट every object wants to remain at rest or keep on moving with uniform motion until some external force is applied
ऑन इट। जब तक बॉडी पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे बड़ा वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, या फिर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। इतनी बड़ा सिंपल सी बात है, समझिए क्या होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक टर्म दैट इज नोन एज मोमेंटम। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा सुनिएगा। अगर कोई m मास की ऑब्जेक्ट ऐसे v वेलोसिटी से अगर जा रही है, v वेलोसिटी से अगर जा रही है, तो उसका मोमेंटम हम इस तरह से लिखते हैं। बड़ा मोमेंटम को अक्सर हम p से लिखते हैं, तो p वेक्टर विल बी m इंटू v वेक्टर। m मतलब मेरे बच्चे मास, v मतलब बड़ा उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो आपका मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक दो बड़ा छोटी छोटी बातें और है, सुनिएगा। मोमेंटम विल बी ऑलवेज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम के बारे में जो कोई बात समझ में आई बड़ा वो सारे के सारे लिखो। सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, नजर आ ही रहा है। मास जैसे मेरे बालक जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ मोमेंटम होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोमेंटम जो है इट इज ऑलवेज, सॉरी ऐसा लिख दो, इसकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अलोंग वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछे कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, मैं बड़े आराम से लिख दूंगा, इट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। को अगर मुझसे पूछ ले कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, बड़ा kg तो हो गया मास, मीटर हो गया लेंथ, सेकेंड हो गया बड़ा टाइम, टी बेटा ऊपर गया तो ml t माइनस। ठीक है। अगर कोई मुझसे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं बोल दूंगा बड़ा दैट इज मास, तो ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, बड़ा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है हम स्पीड बोलते हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ से बिल्कुल बोलते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मोमेंटम का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप सीधा बोल सकते हो कि मास इनटू स्पीड। अदरवाइज ठीक है बेटा, बेसिक बात तो ये है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान हमें रखना चाहिए, और इसलिए मोमेंटम इज ऑलवेज मास इनटू वेलोसिटी। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा मान लीजिए कि मेरे पास 100 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास लेट से बड़ा कुछ ना कुछ वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ, हाँ पूछ ले कि बताओ मोमेंटम कितना है और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है। सबसे पहले मोमेंटम कितना है, मोमेंटम होगा ऑफ कोर्स मास इनटू वेलोसिटी। मास बेटा 100 ग्राम, 100 ग्राम को मैं लिख सकता हूं 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप मीटर प्रति सेकेंड। तो दैट कम्स आउट टू बी 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप माइनस 0.5k कैप। यूनिट बड़ा आपको नजर आई गई है kg मीटर प्रति सेकेंड। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि इस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैंने मेरे बच्चों को निकालना सिखा रखा है। समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं रूट ऑफ 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर। यूनिट बड़ा वही रहेगी kg मीटर पर सेकेंड, बड़ा मेरे ख्याल से 0.5 टाइम्स √2 आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं 1/√2 भी लिख सकता हूं, 1/√2 kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलेगा, अच्छा चलेगा ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। मोमेंटम याद रहेगा, हालांकि मोमेंटम की हम डिटेल आगे जाए किसी न किसी और चैप्टर में और देखेंगे, लेकिन मुझे आगे वाली चीजें डिफाइन करने के लिए मोमेंटम की जरूरत थी, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सारी की सारी जो कहानी है बड़ा वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के इर्द गिर्द ही रहेगी।
न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जैसे मैं एक बार हमारे फर्स्ट लॉ की बात करूं, फर्स्ट लॉ में ये कह रहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो किसी फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, मैं ये वाली बात यहां क्यों लिख रहा हूं, वहीं लिख देता हूं। हाँ, जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट है और उस पर लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है, वो जीरो है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना चाहते हो, मोशन चेंज करना चाहते हो, तो आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना आप मोमेंटम चेंज करना चाहते हो, जो मोमेंटम के चेंज होने की जो दर है, जो रेट है, वो फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बल्कि मैं तो कहूंगा बराबर होगी। बेटा दो बातें लिखना। पहली बात, टू चेंज मोशन, बेटा मोशन चेंज कर दो, ये मोमेंटम चेंज कर दो, एक ही बात है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोशन चेंज करना मतलब वेलोसिटी चेंज करना, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज आएगा। टू चेंज मोशन और मोमेंटम वी रिक्वायर सम फोर्स, बट हमें किसी न किसी बल की आवश्यकता होगी ही होगी। दूसरी बात, मोशन में तो चेंज होने की रेट है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मोमेंटम में तो चेंज होने की रेट है, वो हमेशा फोर्स अप्लाइड के बराबर होगी, एंड दिस इज नोन एज योर न्यूटन्स सेकंड लॉ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बेटा लिखना, न्यूटन्स सेकंड लॉ states that a rate of change of momentum is equal to force applied। मोमेंटम में चेंज होने की जो दर है बड़ा, वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होगी, हमेशा बड़ा फोर्स अप्लाइड के बराबर होगी। कैसे, सुनिएगा बड़ा। मान लीजिए किसी टाइम टी पर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम था p, ठीक है। थोड़े टाइम बाद t प्लस डेल्टा टी टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p प्लस डेल्टा p हो गया। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। हमें सवाल ये कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाइड होगा इट विल बी इक्वल टू मोमेंटम के चेंज होने की रेट। मोमेंटम के चेंज होने की रेट मतलब ऊपर तो आ जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम, और नीचे आ जाएगा उस मोमेंटम के चेंज करने में लिया गया समय। तो लिख देता हूं टाइम टेकन। बेटा बताना, पहले मोमेंटम आपके पास p वेक्टर था, अब p वेक्टर प्लस डेल्टा p है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा p। ये तो पहले भी था, तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहले आ गया मेरे पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। बेटा पहले टाइम t था, अब t प्लस डेल्टा t है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा t समय के अंदर डेल्टा p मोमेंटम चेंज हुआ है। और बेटा ऑफ कोर्स डेल्टा t तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो जिस तरफ आपका मोमेंटम का चेंज होगा उसी तरफ आपका फोर्स अप्लाइड भी होगा। तो फोर्स भी हमारा एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है ही है, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ का चेंज इन मोमेंटम है। ये जो हमने फोर्स डिफाइन किया है, इट इज मोर स्पेसिफिकली एवरेज फोर्स। क्या शब्द यूज कर देंगे, एवरेज फोर्स। इस तरह से फाइनाइट टाइम इंटरवल है, इसलिए बेटा हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज फोर्स। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या जाएगा, टाइम टेकन। इसी तरह से हम इंस्टेंटेनियस फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन में मैं कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर नहीं आऊंगा, बट स्टिल यू विल लाइक इट। मैं एक बार इंस्टेंटेनियस फोर्स डिफाइन कर रहा हूं जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस फोर्स कैसे, सुनना। मान लीजिए प्यारे बच्चों,
कि किसी टाइम टी पर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है p वेक्टर, बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल बाद, मतलब t प्लस dt टाइम पर, dt इज वेरी स्मॉल, इतने से टाइम इंटरवल बाद पार्टिकल का मोमेंटम थोड़ा सा चिन्ना सा चेंज हो गया बेटा, दिस चिन्ना सा इज dp, बहुत थोड़ा सा, थोड़े से समय अंतराल के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो गया है। और हम यहां पर कहेंगे अगेन फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज, ऊपर आएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है वो चिन्ना सा मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाय ये चिन्ना सा लिया गया समय, चिन्ना सा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चिन्ना सा लिया गया समय, दिस इज नॉन एज योर न्यूटन्स सेकंड, दिस इज नॉन एज न्यूटन्स सेकंड लॉ। यहां पर और यहां पर डेफिनेशन सेम ही है, बस यहां पर मोमेंटम का चेंज बड़ा था, टाइम भी बड़ा था, यहां पर मोमेंटम का चेंज छोटा है, टाइम भी छोटा है। ये जो फोर्स है इसको मैं एक तरह से इंस्टेंटेनियस फोर्स भी कह सकते हैं। हालांकि मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कोई तुमसे पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है तो आप ऐसा कह सकते हो कि फोर्स अप्लाइड इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोल दो, मोमेंटम बोल दो, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। समझ गए होंगे? बाकी इसको हम थोड़ा और डिटेल में बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे चलें। इस बात पे जो बताया है बेटा, उसी बात पे एक छोटा सा चिन्ना सा प्यारा सा सवाल है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि मेरे बच्चे सटाक से खुद ही कर लेंगे। दोनों ही सवाल बेटा आपको जो भी सिखाया है उसके बेसिस पे है। सुनना अच्छा, क्या है सवाल? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg हैज वेलोसिटी 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 40 k कैप मीटर पर सेकंड। यार ये वाली वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम अपने आप तो चेंज होगा नहीं, मोमेंटम को चेंज होने के लिए तो फोर्स चाहिए। मुझसे पूछ रखा है फाइंड एवरेज फोर्स। बेटा एवरेज फोर्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल लिया गया समय। मुझसे एवरेज फोर्स पूछा है 0 से लेकर 3 सेकंड तक। ये तो दूसरा सवाल है, पहले करते हैं। 0 से लेकर 3 सेकंड तक कितना एवरेज फोर्स आया, अभी करता हूं। पहला सवाल, एवरेज फोर्स का मतलब क्या है? एवरेज फोर्स का मतलब है टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। 0 से लेकर 3 सेकंड तक मुझसे पूछा गया है कि एवरेज फोर्स कितना है, तो नीचे तो आ जाएगा टाइम टेकन, टाइम टेकन तो आ गया 3 सेकंड। ऊपर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये तेरा इनिशियल टाइम है, ये तेरा फाइनल टाइम है। भाई 0 से लेकर 3 तक पूछ रखा है, तो 3 सेकंड पर मोमेंटम कितना है बेटा वो लिख देना। 0 सेकंड पर मोमेंटम कितना है वो लिख देना। इन 3 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम तो आ जाएगा ऊपर, और ये नीचे 3 सेकंड का समय आ जाएगा नीचे। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज योर एवरेज फोर्स। सिंपल। ऊपर देखना बेटा, नीचे तो 3 सेकंड ठीक है, 3 सेकंड पर मोमेंटम कितना होगा बेटा? टी को 3 रखना, टी को 3 रखना, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27 आई कैप। यहां तो बेटा 3 है ही नहीं, तो माइनस 5 जे कैप वैसा का वैसा आ जाएगा। यहां 3 रखना प्लस 12 के कैप। 3 सेकंड पर मोमेंटम है ये, सॉरी बेटा मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी है ये। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। बेटा मास कितना है? 5 kg। कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस 0 सेकंड में मोमेंटम कितना है बेटा? 0 सेकंड में मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। मास है 5 kg। 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है बेटा? टी को 0 रखना, तो 0 आई कैप माइनस 5 जे कैप। सर माइनस क्यों बेटा? माइनस 5 लिखूंगा, टी तो बेटा इसमें है ही नहीं, मैं तो टी की जगह 0 रखूंगा ना, माइनस 5 की जगह 0 थोड़ी रख दूंगा, माइनस 5 की जगह माइनस 5 ही रखूंगा। 4 इंटू 0 बेटा 0 के कैप। बेटा मास तो है केजी में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर मेरे पास आ गया है केजी मीटर प्रति सेकंड। लो बेटा ऊपर देखना बेटा क्या आ गया? 27 इंटू 5 बेटा 135 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 60 के कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम, सॉरी बेटा 25 है,
बेटा 25 जे कैप क्या हो गया कैंसिल, डिवाइड बाई 3 सेकेंड, ऊपर बेटा आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड। हाँ बेटा मेरे पास आंसर आ गया 135 आई कैप प्लस 60 जे कैप, सो बेटा जे कैप नहीं के कैप, डिवाइड बाई 3। केजी मीटर पर सेकेंड इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज न्यूटन। ठीक है ना, आई थिंक दैट कम्स आउट बी 45 आई कैप प्लस 60 के कैप, सॉरी बेटा के कैप 60 नहीं बेटा 60 डिवाइड बाई 20, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा सवाल करें, 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड, इस 1 सेकंड के अंदर एवरेज फोर्स कितना है, सोचता हूं बेटा। दूसरा सवाल, एवरेज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। 4 से लेकर 5 सेकंड तक चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 4 से 5 सेकंड तक चेंज इन मोमेंटम है, 5 सेकंड पर मोमेंटम कितना है, -4 सेकंड पर मोमेंटम कितना है, डिवाइड बाई 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक समय कितना है, 1 सेकंड का, तो डिवाइड बाई 1 सेकंड। 5 सेकंड पर मोमेंटम कितना है, मास है बेटा 5 केजी, 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 इंटू 3 बेटा कितना हो गया 75, 75 आई कैप, बड़ा वो -5 जे कैप तो वैसा का वैसा ही आएगा, बड़ा 5t, टी कितना रखना है 5, तो 20 के कैप, -4 सेकंड पर मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। 4 सेकंड पर आखिर वेलोसिटी कितनी है बेटा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, बेटा 4 का स्क्वायर तो कितना 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, ये बड़ा -5 जे कैप तो वैसा का वैसा आएगा, और 4 इंटू टी, टी कितना 4 तो 16 के कैप, डिवाइड बाय टाइम, बड़ा टाइम आपका 1, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू, मैं सीधा ही बोल दूं बेटा 5 इंटू 27 आई कैप प्लस 5 इंटू 4 के कैप डिवाइड बाई 1, बड़ा मेरे ख्याल से 135 आई कैप प्लस 20 के कैप, ऑफ कोर्स न्यूटन, ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। न्यूटन कैसे पता जाता है, ऊपर तो मोमेंटम आ गया केजी मीटर पर सेकंड, नीचे आ गया 1 सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड उसको लिख दिया न्यूटन, ये आपका एवरेज फोर्स है। तो एवरेज फोर्स बड़ा सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम ऊपर, चेंज इन टाइम नीचे, डिवाइड कर दो बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट इज अब एक इंस्टेंटेनियस फोर्स का सवाल और पूछ लेता हूं, इसमें डिफरेंशिएट करना है बेटा, वहां पर तो सिंपल था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अब इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछ रहा हूं तो क्यों घबराना है, डीपी अपॉन डीटी कर लेंगे। बेटा सवाल देखना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम हैज वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, 2t स्क्वायर आई कैप -5t जे कैप प्लस 10 के कैप मीटर पर सेकेंड। Find force on object at any time t. Find force on object at t equal to 3 second. Find force on object at t equal to 10 second. Extremely easy. सबसे पहले बेटा इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास है 800 ग्राम, बेटा 800 ग्राम को 0.8 kg लिख दूं, 0.8 kg 2t स्क्वायर आई कैप -5t जे कैप
प्लस 10 के कैप मीटर पर सेकेंड। 0.8 को हम अंदर ले गया तो 1.6 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 4 टी जे कैप, ठीक है ना, प्लस 8 के कैप। यूनिट विल बी ऑफ कोर्स केजी मीटर प्रति सेकेंड। मुझे सबसे पहले वाले सवाल में पूछा है कि किसी भी टाइम टी पर फोर्स बताओ। अब किसी भी टाइम टी पर पूछा तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे पूछा है, इस टाइम से इस टाइम के बीच एवरेज नहीं पूछा है, किसी टाइम स्पेसिफिक पे पूछा है कि इस टाइम पर बताओ। तो ऑफ कोर्स बड़ा कौन सा पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा है, एट टाइम टी। ऐसे नहीं कि 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच फोर्स बताओ, किसी स्पेसिफिक टाइम पर फोर्स पूछा है। तो ऑब्वियस बात है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछा है। इंस्टेंटेनियस फोर्स इज ऑफ कोर्स बड़ा डीपी बाई dt। बड़ा इसको पूरे को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। बड़ा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 3.2 टाइम्स टी आई कैप माइनस 4 जे कैप। बड़ा टी का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में 1, ये कांस्टेंट है, बड़ा इसका डिफरेंशियल तो 0। बेटा ये आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन। कारण बेटा आपको पता ही है, ऊपर चेंज इन मोमेंटम तो केजी मीटर पर सेकंड, टाइम बेटा किस में, सेकंड में, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 टी आई कैप माइनस 4 जे कैप। के कैप वाला लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे ही 0 आ गया। ये बेटा आपका फोर्स है किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। सर मुझे ना t इक्वल टू 3 सेकंड पर फोर्स चाहिए। बड़ा अगर तेरे को t इक्वल टू 3 सेकंड पर अगर फोर्स चाहिए तो तू तो सिर्फ और सिर्फ t की जगह 3 रख दे। जैसे ही t की जगह 3 रखा बड़ा मेरे पास आ गया है 9.6 आई कैप माइनस 4 जे कैप न्यूटन। किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर t इक्वल टू 10 सेकंड्स पर फोर्स कितना है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तो हर टाइम पर फोर्स पता है, तो मुझे 10 सेकंड पर भी फोर्स पता है, टी को 10 रख दो तो मेरे पास आ गया है 32 आई कैप माइनस 4 जे कैप न्यूटन। मुझे तो हर टाइम पर फोर्स पता है, ठीक है, समझ गए इस बात का। आगे चलते हैं। वैसे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो है वो बड़े आराम से अच्छे से समझ में आ गया, बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, एंड दैट इज बाय द इक्वेशन F इज इक्वल्स टू ma। सुनिए बेटा, हमने अभी तक आपको यह समझाया कि फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने मेरे बच्चों को यह समझा रखा है कि जो मोमेंटम है दैट इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। आप एक काम कीजिए बेटा, इस डिफरेंशिएशन में से मास को बाहर निकाल लीजिए। सर क्यों बेटा, मास तो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी चेंज होगा, मास तो वही रहेगा। तो मास को आप बाहर निकाल लो और मेरे पास ये आ जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी। इस डी वी बाई डी टी को हम जानते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली मीन्स एक्सेलरेशन। नाउ यू कैन से दैट कि फोर्स उत्तरी, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि मास तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन रहेगा। सो आई हैव फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू से। पहला बेटा पॉइंट मेरे पास ये है कि आपका जो फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। दूसरी बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपका फोर्स अगर जीरो है तो उस केस में आप कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एक बात और कह सकते हो, अगर मान लो कि आपने फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है तो फिर एक्सेलरेशन भी आप एक्स एक्सिस के अलोंग ही लिखो। कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स पता हो तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन बता सकता हूं बाय द इक्वेशन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मुझे वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स पता हो तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस।
उसी तरह से अगर मुझे z एक्सिस के अलोंग फोर्स पता हो तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ मास मल्टीप्लाइड बाय z एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। चलो मैं इसको थोड़ा सा और अलग शब्दों में बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स पता है, भले ही वर्टिकल में ना पता हो, तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बता सकता हूँ इस फॉर्मूले से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स पता है तो मैं बड़े आराम से वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बता सकता हूँ। मान लो मुझे कभी किसी ब्लॉक पर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फोर्स पता है। अगर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फोर्स पता है तो मुझे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन भी इस फॉर्मूले से पता हो सकता है। कहने का तुम भावार्थ समझ गए होंगे, जिस तरफ का फोर्स पता हो उस तरफ का एक्सेलरेशन हम बड़े आराम से बता सकते हैं, बशर्ते हमें मास ऑब्जेक्ट का पता हो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी मस्ट नो। F इज इक्वल्स टू ma इज एक्सट्रीमली गुड इक्वेशन। हमारी जो पूरी की पूरी फिजिक्स है उसका वन ऑफ द मोस्ट एक तरह से आइकनिक इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू ma। हालांकि न्यूटन सेकंड लॉ कोई तुमसे पूछे तो आप बोला ऐसे करो कि न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिखने में ऐसे लिखेंगे बट वो अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, so it is one of the most iconic equation and I hope you know this equation already, but still इसके सवाल जो हम अब 11th क्लास 12th क्लास के जो फिजिक्स होती है उसमें जो करना स्टार्ट करते हैं ये हमारे आगे जाके भी कॉलेज वगैरह में भी काम आते रहते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, सुनिएगा। न्यूटन के दो लॉज तो बड़ा समझ में आ गया, तीसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब कि अगर मैंने पेन पर ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लगाया है तो पेन ने मेरे हाथ पर भी नीचे की तरफ 5 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स ही लगाया है। मैंने जो पेन पर फोर्स लगाया और पेन ने मुझ पर जो फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और ये दोनों फोर्सेस जो होंगे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे और हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, पेन पर ऊपर तो मेरे हाथ पर नीचे। बट इस बात को लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, जब मैं एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो I obviously means कि I'm talking about the forces. I'm talking about the forces. I just mean to say is that कि अगर कोई दो बॉडीज अगर इंटरेक्ट कर रही हैं तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगी वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैं इस बात को बड़ा दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूं। इफ टू बॉडीज आर interacting, then they must be applying हाँ यार, मुझे वापस से लिखना पड़ेगा। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ अगर इंटरेक्ट कर रही हैं तो अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स अगर ईस्ट में लगाया है तो दूसरी वाली बॉडी पहले वाली बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स ही वेस्ट में लगाएगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इफ टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग, बेटा इंटरेक्टिंग मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, देन
then if they are applying forces on each other, comma, these forces must be of same magnitude and opposite डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और बेटा डायरेक्शन आपकी अपोजिट रहेगी। ठीक, आसान सी बात है बेटा, समझ के होंगे। एंड अपोजिट डायरेक्शन। मैं यहां पर है ना जैसे 2 पॉइंट और लिख रहा हूं। ये जो दोनों फोर्सेस हैं जिसमें से आप एक को एक्शन बोल दो, एक को रिएक्शन बोल दो, ये दोनों सेम नेचर के होने जरूरी है। नेचर, सेम नेचर का मतलब कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए। एक न्यूक्लियर फोर्स है तो दूसरा भी न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए। अगर एक्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आपका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होना चाहिए। बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्शन रिएक्शन मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। बड़ा दोनों के दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन कभी भी है ना एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे। एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। बड़ा लेक्सन लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्शन reaction must occur on different objects। बेटा वो सेम ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगने चाहिए, बल्कि बेटा वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये बड़ा आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे एक m मास का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, ये जो m मास का ब्लॉक है, नीचे वाले सरफेस m मास के ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस m मास के ब्लॉक पर नीचे वाले सरफेस ने ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ पुश किया है। दैट पुश इज ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स। दिस इज पुश बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ मुझे ये कहता है कि अगर नीचे वाले सरफेस ने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया है नॉर्मल फोर्स से, तो ब्लॉक भी नीचे वाले सरफेस को पुश करेगा नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स से ही। देखो, ये नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, और दोनों सेम बॉडी पे नहीं लग रहे हैं, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ये लग रहा है ब्लॉक पे, तो ये लग रहा है आपका सरफेस पे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर्स। मैं चलो बेटा छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से अर्थ है। बड़ा, ये आपके पास अर्थ है। ठीक है, ये बड़ा अर्थ की सरफेस पर ऐसे बड़ा कोई m मास की ऑब्जेक्ट पड़ी है। अब मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अर्थ जो है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। दैट फोर्स इज mg। ठीक है, अगर अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को यू पुल किया है, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगी, उतने ही फोर्स से, उतने ही मैग्नीट्यूड से। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बेटा सेम रहेगी, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर ना लगकर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। ये इस m मास की ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ऐसे, तो अर्थ पर लग रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमेशा बेटा इस बात को याद रखना कि कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे नहीं लगते, हमेशा ही ऐसे अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं।
ठीक है, आई रियली होप कि बेटा सारा का सारा फंडा आप समझ गया होगा। नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी ऑब्जेक्ट को, सॉरी बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस आप जिस डायग्राम से दिखाते हैं, दैट डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाइए और ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस दिखाइए। इस ऑब्जेक्ट ने बाकियों पर कौन से फोर्स लगाए वो नहीं दिखाने। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यह है कि तुम जिस बॉडी का डायग्राम बना रहे हो उस बॉडी पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ वही दिखाने हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर इट इज अ डायग्राम इन विच all the forces acting on body are shown। उस बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे फोर्सेस हम दिखाते हैं। उस बॉडी ने बाकी पर कितने फोर्स लगाए ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो थोड़ा पूरी बॉडी का एक्चुअल डायग्राम ना बनाओ और सिर्फ पॉइंट दिखा दो तब भी चलेगा, मतलब बॉडी को रिप्लेस कर दो पॉइंट से तब भी चलेगा। We need not to show forces applied by body। बॉडी ने कौन से फोर्सेस लगाए हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बॉडी पर कौन से फोर्स लगाए हैं सिर्फ वो दिखाने। ठीक है, we need not to show forces applied by body, only show forces acting on body। सिर्फ बॉडी पर लगने वाले फोर्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, सही बात है, दिखाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टैंडर्ड से एग्जांपल है और हम इन सारे के सारे एग्जांपल्स पर आगे जाकर सवाल भी करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बनानी है। बेटा सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। बेटा एक ब्लॉक है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा है और मुझे इस ब्लॉक की एफबीडी बनानी है। अभी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ये रहा बेटा आपका ब्लॉक। कौन से फोर्सेस, एम मास का ब्लॉक है। इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ बाय सम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो मैंने दिखा दिया ऐसे नीचे की तरफ। इस फोर्स के कारण ब्लॉक जाना चाह रहा है नीचे, नीचे वाले सरफेस इसको जाने नहीं देगी और ऊपर की तरफ करेगी पुश, और नीचे वाले सरफेस जो ऊपर की तरफ पुश करेगी बेटा दैट इज नोन एज नॉर्मल। क्या ये नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? अरे नहीं, एक्शन रिएक्शन का पेयर कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगते हैं, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे है। नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस तो हमेशा सेम टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, सेम नेचर ऑफ फोर्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपकी एफबीडी है। कोई बच्चा बोलता है कि मुझे ब्लॉक नहीं बनाना, सर मैं ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, मत बनाओ। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉइंट दिखा दिया और साइड में लिख दिया एम, नॉट एन इश्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिखा दो कि सर एम मास के ब्लॉक को नीचे की तरफ अर्थ पुल कर रही है एम जी से, और नीचे वाले सरफेस ऊपर की तरफ धक्का मार रही है, पुश कर रही है नॉर्मल फोर्स है, नॉट एन इश्यू। आप ब्लॉक बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक बनाओ चाहे पॉइंट बनाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलेगा बेटा। एक और सवाल, स्मूथ सरफेस है बेटा, एम मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना के बैठी है। सवाल बेटा वही है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक की एफ बी डी बनाइए आराम से, इत्मीनान से। अभी बनाता हूं। सबसे पहले इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है ऐसे नीचे की तरफ एम जी, कोई डाउट नहीं इसमें। तो
इसका सरफेस से कांटेक्ट भी है, इस सरफेस से। सर सरफेस से अगर कांटेक्ट है तो सरफेस दो तरह के फोर्स लगा सकती है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स तो लग नहीं सकता, सरफेस स्मूथ है, तो क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। ये जो सरफेस होगी ये सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूं पुश करेगी किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। फिर से बोलता हूं बेटा, सरफेस के एंगल 90 डिग्री पर यूं पुश करेगी ऐसे। दिस mg इज ऑफ कोर्स पुल बाई अर्थ, अर्थ ने पुल किया है। ये जो आपकी सरफेस है इसने नॉर्मल फोर्स लगाया है, हमेशा पुश करेगी। दिस इज ऑफ कोर्स पुश बाई इंक्लाइंड प्लेन, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसने पुश किया है। ब्लॉक पर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स दिखाई दे रहे थे, अगर सरफेस रफ होती तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता था, लेकिन अभी तो बड़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। आपको भी ये तो दिखाई दे रहे होंगे। मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री और बताना चाहूंगा, ऐसे ही मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए। बेटा ये जो mg लग रहा है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। मैं ये वर्टिकल वाली लाइन यूं खींच रहा हूं और ये नॉर्मल वाली लाइन को मैंने यूं खींच दिया। ये mg वाली लाइन को मैंने हल्का सा एक्सटेंड कर दिया, नॉर्मल वाली लाइन को मैंने ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर दिया। एक छोटा सा रिजल्ट आएगा, प्यारे बच्चों उसको याद भी रखना। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में हमेशा ही एंगल मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 90। ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल 90। ये वाला ट्रायंगल गौर से देखो, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला थीटा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। गौर से सुनना, ये तो इंक्लाइंड प्लेन और ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली लाइन, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता ना, इसलिए। तो ऑब्वियस बात है कि इंक्लाइंड प्लेन और इस लाइन के बीच कुल एंगल 90 होना चाहिए, जिसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल आपका थीटा होना चाहिए, जिससे इन दोनों का सम वापस से 90 हो जाए। अभी तो बात बची है, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। अरे यही लाइन यूं एक्सटेंड कर दी, यही लाइन बेटा यूं एक्सटेंड कर दी, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। ये हो सकता है कि ये बात बार बार काम भी आए। अगर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो उस इंक्लाइंड प्लेन द्वारा लगाया गया जो नॉर्मल फोर्स होगा उसका वर्टिकल से भी एंगल थीटा होगा। ये कोई बहुत ही हाई फाई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। नहीं भी याद रखोगे तो बच्चे खुद ही निकाल लेंगे, और अगर याद रख लोगे तो हो सकता है कि हर सवाल के अंदर आपके 10-20 सेकंड बच जाएं। ना याद रखो तो ऐसे बड़ा कोई पाप नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई बच्चा अगर याद रखता तो ऑफकोर्स उसको हल्का फुल्का फायदा तो होगा ही होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा है तो इस इंक्लाइंड प्लेन में जो नॉर्मल फोर्स लगाया होगा उसका वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखना चाहिए। याद रख लो, ना याद रखो तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि इस पूरी की पूरी बात को एग्जीक्यूट करने में 10-20 सेकंड तो लगते ही लगते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि मैं तो ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, मैं तो सर ब्लॉक को पॉइंट से दिखा दूं। बेटा बिल्कुल दिखा दे, ये पॉइंट को दिखा दे और ये वर्टिकल दिखा दे, ये वर्टिकल दिखा दे। अब सारे के सारे फोर्सेस दिखा दे, सारे के सारे फोर्सेस। एम मास को सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, अर्थ पुल करती है वर्टिकल डायरेक्शन में, किस फोर्स से? mg। एम मास के ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पुश करेगा, नॉर्मल फोर्स कभी भी पुल नहीं करता, पुश करता है। नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे, और ये नॉर्मल फोर्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा। दैट्स इट। सर नहीं बनाना मेरे को ब्लॉक, मैं सर पॉइंट से दिखा दूं। हाँ बेटा बिल्कुल दिखा दो, पॉइंट से दिखाओ, ब्लॉक से दिखाओ, आई डोंट केयर दैट मच। आई जस्ट केयर अबाउट कि आप क्या सारे के सारे फोर्सेस सही सी डायरेक्शन में दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। बाकी आप बेटा कुछ ही बनाओ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी बेटा हमें धीरे धीरे सवाल करते करते FBDs बनाने की आदत तो पड़ ही जाएगी, बट आई होप तुम हल्का फुल्का तो समझ गए होंगे। आगे चलते बेटा। अरे
एक m मास की जो बॉल है वो इस तरह से फंसी हुई है, किस किस के बीच में, ये आपकी एक वर्टिकल वॉल है और ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना के बैठा है। इसके बीच में एक m मास की बॉल फंसी हुई है। अब अगर m मास की बॉल अगर फंसी हुई है तो इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस आपको दिखाने हैं। व्हेन आई से कि सारे के सारे फोर्सेस दिखाने, आई जस्ट वांट टू से दैट कि ड्रॉ FBD ऑफ बॉल। बॉल के FBD बनाओ, बना देंगे। सबसे पहले इस बॉल को, m मास की बॉल को नीचे की तरफ अर्थ पुल कर रही है किसी न किसी फोर्स से। जिस फोर्स से अर्थ पुल कर रही है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इसके साथ इसके पास दो कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। सर दो क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट दो जनों से है, दीवार से और इंक्लाइन प्लेन से। तो क्या दीवार इसको खींच रही है क्या? अरे नहीं, दीवार खींचती नहीं है, दीवार सिर्फ और सिर्फ पुश करती है। और जिस फोर्स से पुश करती है दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स, नॉट ए रॉकेट साइंस। तो आपकी जो दीवार है बड़ा, ये दीवार इस ब्लॉक को पुश कर रही है किसी न किसी फोर्स से, बड़ा दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। मैं इस नॉर्मल फोर्स को एक बार के लिए N1 लिख देता हूं। बड़ा ध्यान देना, ये फोर्स हमेशा ही दीवार के परपेंडिकुलर होगा। दीवार है वर्टिकल तो ये नॉर्मल फोर्स है हॉरिजॉन्टल। जो भी नॉर्मल फोर्स होगा वो हमेशा ही स्फेरिकल चीज या सर्कुलर चीज के सेंटर से गुजरता हुआ दिखाना है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एक जना और है जो इसको पुश कर रहा है, कौन? इंक्लाइंड प्लेन। क्यों सर, ये इंक्लाइंड प्लेन अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्या? अरे नहीं बेटा, अट्रैक्ट नहीं करते, रेपेल करते हैं, मतलब पुश करते हैं। ये जो इंक्लाइंड प्लेन होगा ये बॉल को पुश करेगा अपने से दूर। इंक्लाइंड प्लेन अपने, एक मिनट बेटा, इंक्लाइंड प्लेन भी इस बॉल को ऐसे पुश करेगा और जिस फोर्स से ये पुश करेगा उस फोर्स को आगे मैं बोल सकता हूं नॉर्मल फोर्स। एंड लेट्स से बेटा दिस इज नोन एज एंड। और तो और मेरे बच्चे तो ये वाली बात भी जानते हैं कि सर अगर ये वाली लाइन वर्टिकल है तो आपने मुझे सिखा रखा है, याद करा रखा है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इस इंक्लाइंड प्लेन द्वारा लगाया गया ये जो नॉर्मल है इसका वर्टिकल से एंगल थीटा ही होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस एंगल इज थीटा। आई रियली होप बड़ा सारे के सारी बात समझ गए होंगे। हमारी FBD बन चुकी है। और तो और कोई मुझे कहते हैं सर इस m मास को क्या मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकते हो। ये m मास, ये आपकी वर्टिकल लाइन, ये बड़ा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन से फोर्सेस? सबसे पहले इस m मास को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स से, दैट फोर्स इज mg। वर्टिकल वॉल जो है वो बड़ा इस बॉल को पुश कर रही है। वर्टिकल वॉल इस बॉल, ये बड़ा बॉल आपकी इस बॉल को पुश कर रही है इधर की तरफ। ये N1 इज ऑफ कोर्स। हाँ यार, जैसे मैं कह रहा था कि ये जो वर्टिकल वॉल है इसने बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश दिया है। दिस इज पुश बाय वर्टिकल वॉल। एक जने ने और पुश किया क्योंकि इस बॉल का एक जने से और कांटेक्ट है। किससे? इस इंक्लाइंड प्लेन से। इस इंक्लाइंड प्लेन ने बॉल को पुश किया नॉर्मल फोर्स N2 से। नॉर्मल फोर्स N2 से इंक्लाइंड प्लेन ने बॉल को पुश किया ऐसे, ठीक। नॉर्मल फोर्स N2 से, और इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा था, इसलिए इसके द्वारा लगाया गया जो नॉर्मल फोर्स है उसका वर्टिकल से भी एंगल थीटा ही होगा। दीज आर द फोर्सेस। अब ऐसे बॉल का एक्चुअल डायग्राम बना दो या उसको ऐसे एक पॉइंट दिखा दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। एक सवाल और कर लो। इस बार आपकी जो बॉल है वो एक्चुअली दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में फंसी हुई है। ये इंक्लाइंड प्लेन बड़ा 1 मान लो, ये इंक्लाइंड प्लेन 2 मान लो, इनके बीच में ये बॉल फंसी हुई है। तो एक तो बड़ा ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और दो जनों से कांटेक्ट है तो इनके नॉर्मल फोर्स भी होंगे। ये सारे के सारे फोर्सेस आपको दिखाने हैं। कुल मिलाकर आपको बॉल की FBD बनानी। ड्रॉ
FBD ऑफ बॉल। बनाते बेटा, सबसे पहले इतनी बड़ी बॉल है बेटा, सबसे पहले उस पर लगेगा mg। इस बॉल को अर्थ नीचे की तरफ पुल करेगी। अर्थ जिस फोर्स से पुल करती है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ बेटा इस बॉल को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे पुल करेगी। अर्थ जिस फोर्स से पुल कर रही है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज ऑफ कोर्स mg। इसके अलावा इस बॉल का दो जनों से कांटेक्ट भी है, एक तो इस इंक्लाइंड प्लेन से। ये इंक्लाइंड प्लेन बॉल को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि ऐसे पुश करेगा, और जिस फोर्स से ये इंक्लाइंड प्लेन पुश करेगा मैं उस फोर्स को एक बार के लिए लेट से बेटा ऐसे बोल देता हूँ N2, अब सॉरी N1। अब वैसे मैंने सिखा रखा है मेरे बच्चों को कि ये जो फोर्स होगा ये हमेशा ऐसे इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ज़्यादा वापस से ज्योमेट्री वगैरह देखने की जरूरत तो हमको है नहीं, क्योंकि तुम्हें याद कर रखा है कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है तो इसके इस इंक्लाइंड प्लेन द्वारा लगाया गया जो नॉर्मल फोर्स है इसका वर्टिकल से भी एंगल अल्फा ही होगा। सो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी अल्फा। यही नहीं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन होगा ये भी इस बॉल को अट्रैक्ट तो करने से रहा, ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे धक्का मारेगा, पुश करेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन जिस फोर्स से बड़ा धक्का मारेगा मैं उसको एक बार के लिए N2 बोल देता हूं। उस फोर्स को मैं एक बार के लिए N2 बोल देता हूं। और तो और बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि इस इंक्लाइंड प्लेन का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा है तो इसके द्वारा लगाए गए नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल से एंगल बीटा ही आएगा, इस तरह से बीटा। कोई अगर चाहे तो बेटा इस बॉल को ऐसे पॉइंट मास की तरह भी दिखा सकता है। लोग कहेगा सर ये रहा आपका पॉइंट मास, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये बड़ा आपका वर्टिकल। कौन से फोर्सेस? सबसे पहले बड़ा अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स mg से। इस इंक्लाइंड प्लेन ने ऐसे धक्का दिया है बॉल को ऐसे, किसी न किसी फोर्स n1 से, किसी न किसी फोर्स n1 से। इस n1 का वर्टिकल से एंगल अल्फा है। इस इंक्लाइंड प्लेन ने भी पुश किया है, इस इंक्लाइंड प्लेन ने जिस फोर्स से पुश किया है दैट इज n2, और इसका वर्टिकल से एंगल इज बीटा। आगे की कहानी बेटा आपको पता ही है ना, ठीक है। ये अल्फा कैसा है, बीटा कैसा है, मैं आपको काफ़ी हद तक याद भी करा चुका हूँ, तो ऐसा अलग से कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अगेन बेटा आप चाहे बॉल बनाओ चाहे पॉइंट मास बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज एक FBD, और बड़ा m मास का ब्लॉक है, इसको मैंने से मासलेस स्ट्रिंग से बांध रखा है और छत से बड़ा से टांग रखा है। सवाल वही है, ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक की FBD बताओ। इस ब्लॉक को सबसे पहले अर्थ पुल करेगी ऐसे नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स mg से, उसके कारण ये ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे। जैसे ब्लॉक नीचे जाना जाएगा रस्सी तन जाएगी, और रस्सी जो होगी वो इस ब्लॉक को अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स से पुल करेगी। रस्सी जिस फोर्स से पुल कर रही है मैंने उस फोर्स को T से दिखा दिया, दिस इज पुल बाय स्ट्रिंग, और ये एक तरह से आपकी इस रस्सी में टेंशन है, दिस इज टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है ना। कोई बच्चा अगेन जिद कर ले कि सर मैं तो इस m मास के ब्लॉक को ऐसे पॉइंट से दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है mg से, रस्सी अपनी तरफ पुल कर रही है टेंशन से। सिर्फ दो ही फोर्स दिखाने की जरूरत है, और कोई फोर्स तो यहाँ पर है ही नहीं। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा मैं एक बात बोलना भूल गया कि अगर ये रस्सी आपकी मासलेस है तो इसमें हर जगह टेंशन सेम रहेगी, यहाँ 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 हर जगह टेंशन आपकी सेम रहेगी। तो अगर यहाँ पर आपके पास अगर टेंशन T है ना तो यहाँ पर भी आपके टेंशन T ही रहेगी, ठीक। तो अगर कोई मुझे ऐसे कह दे कि सर आप तो एक काम करो, ये जो छत है ना इसकी FBD बनाओ, तो बोलूँगा कि इस छत को रस्सी जो है वो अपनी तरफ पुल कर रही है, और जिस फोर्स से रस्सी पुल कर रही है दैट इज ऑल्सो T। जो टेंशन इस पॉइंट पे है वही टेंशन इस पॉइंट पे, दिस इज पुल बाय स्ट्रिंग। अगर रस्सी मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम रहेगी। आगे देखना बेटा, अगेन छत से बांध रखा है,
ये रस्सी है जिसका मास है m डैश और ये ब्लॉक है जिसका मास है m। अगर रस्सी के पास मास आ गई तो ज़रूरी नहीं कि बेटा हर जगह टेंशन सेम हो, फिर भी चलो अपना FBD बनाते हैं। इस m मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस, इस m मास को अर्थ पुल कर रही है mg से और रस्सी गई तन, तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर अगर टेंशन T है तो रस्सी इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रही है। जिस फोर्स से पुल कर रही है मैं उसको एक बार के लिए T1 लिख देता हूं। T1 इज पुल बाई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने कितने फोर्स से पुल किया, ठीक है। कोई बच्चा अगर जिद कर ले कि सर आप तो है ना रस्सी की FBD बनाओ, बेटा बना दूंगा। ये रही आपकी रस्सी। सबसे पहले बेटा रस्सी का मास है m डैश, तो इस रस्सी को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स m डैश g से। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक बात बोल सकता हूं कि अगर इस पॉइंट पर रस्सी ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा है तो ब्लॉक भी रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। रस्सी ब्लॉक को खींच रही है ऊपर की तरफ तो ब्लॉक रस्सी को खींचेगा नीचे की तरफ। ब्लॉक रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा जिस फोर्स से, बड़ा वो आपका है T1। ये T1 नीचे की तरफ, m डैश g नीचे की तरफ, इसके कारण ये रस्सी जाना चाहेगी नीचे। इसको कोई नीचे जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा? छत। और जो छत होगी वो इस बिंदु पर ऊपर की तरफ रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगी। जिस फोर्स से ऊपर की तरफ खींच लेगी दैट इज बड़ा ऑफ कोर्स T2। हम जाकर आगे जाकर ये पढ़ेंगे कि T2 की जो वैल्यू है वो m डैश g और T1 के जोड़ के बराबर होगी और इस कारण से यहाँ 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 हर जगह टेंशन बराबर नहीं होगी, बल्कि जैसे 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 ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लगातार टेंशन बढ़ेगी। हाँ, रस्सी अगर मासलेस होती तो ये वाला वेट नहीं होता रस्सी का, और उस केस में ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स आपका बराबर हो जाता। वो बात की बात है। अभी थोड़ा आपने सिर्फ और सिर्फ FBD बनाने के लिए कहा तो मैंने बना दिया। इस रस्सी को नीचे वाला ब्लॉक पुल कर रहा है अपनी तरफ T1 से। दिस इज पुल बाय ब्लॉक। ब्लॉक ने जिस फोर्स से नीचे की तरफ रस्सी को पुल किया और अर्थ जिस फोर्स से रस्सी को पुल कर रही है, उन दोनों फोर्सेस के कारण रस्सी जाना चाहती है नीचे। इसलिए ये जो छत है ये ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुल कर लेगी। जिस पॉइंट पर ये रस्सी और ये जो छत जुड़ी हुई है, इस पॉइंट पर जो छत है वो इस रस्सी को जिस फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही है वही एक्चुअली रस्सी की इस पॉइंट पर टेंशन है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली पुल बाय सीलिंग। जो छत है उसने अपनी तरफ से पुल की है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रह जाएगी सारी की सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब थोड़ी बहुत इक्वेशंस लगाना भी सीखते हैं, है ना, वो भी सीखते हैं बेटा। चलो एक FBD और ये और बना लेते हैं। ये एक m मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर है, मासलेस स्ट्रिंग से अपन ने इसको बांध रखा है। ये इंक्लाइन प्लेन पर पड़ा है। कहा गया है कि इसकी FBD बनाओ। ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक बना देंगे। सबसे पहले इस m मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। अर्थ बेटा जिस फोर्स से नीचे की तरफ पुल कर रही है दैट इज ऑफ कोर्स mg। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये हमेशा बड़ा ऑब्वियस बात है कि पुश ही करेगा। ये जो इंक्लाइन प्लेन है बेटा ये ऐसे पुश ही करेगा, और इंक्लाइन प्लेन जिस फोर्स से पुश करेगा दैट इज ऑफ कोर्स नॉर्मल। और तो और बेटा किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल कितना, तो आप कह सकते हो थीटा। यही नहीं बेटा, रस्सी बांध रखी है, रस्सी पुश तो कर नहीं सकती, रस्सी तो सिर्फ और सिर्फ इस m मास के ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर सकती है। रस्सी जिस फोर्स से पुल करेगी मैं उसको T बोल देता हूँ बेटा। दिस इज पुल बाय स्ट्रिंग। कुल मिलाकर बेटा 3 फोर्स है। इस इंक्लाइन प्लेन ने नॉर्मल लगाया, रस्सी ने पुल किया और mg। अगर रस्सी ना होती तो ये आपका जो m मास का ब्लॉक है वो नीचे फिसल जाता, क्योंकि सरफेस आपकी स्मूथ है। नीचे ना फिसले इसलिए रस्सी में तनाव आ गया है, खिंचाव आ गया, और रस्सी अपनी तरफ इसको पुल कर रही है। पुल कर रही है इसका मतलब नहीं कि ब्लॉक ऊपर चल के आ जाएगा, ठीक है, ये यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन रस्सी अपनी तरफ से इसको पुल कर रही है, इसको नीचे गिरने नहीं दे रही। कुल मिलाकर ये आपके 3 फोर्सेस हैं। ये आपके 3 बेसिक फोर्सेस। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स 0 हो, जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो, तब हम कहते हैं कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पे है। एज सिंपल एज दैट।
लगने वाला फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो हम कहेंगे कि वो ब्लॉक या वो अरेंजमेंट आपका इक्विलिब्रियम पे है। जैसे इक्विलिब्रियम पर आपका दो टाइप का हो सकता है, एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा और ऑब्जेक्ट का फोर्स जीरो होगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफ कोर्स बड़ा ऐसे रेस्ट पे होगा। जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर पड़ा हुआ ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी जीरो है, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, और ये ब्लॉक यहीं पड़ा है, तो हमें कहेंगे कि ये वाला ब्लॉक है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। एक इक्विलिब्रियम का प्रकार और होता है, दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस पर लगने वाला बेटा फोर्स भी जीरो होगा, लेकिन उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। सर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी हो सकती है? हाँ हो सकती है। हाँ एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इस केस में आपके पास जो भी वेलोसिटी होगी बेटा दैट विल बी कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेटा आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पर मैं किसी m मास के ब्लॉक को ऐसे सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके छोड़ दूं, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, ना कोई एयर रेजिस्टेंस है ना बड़ा कोई फ्रिक्शन है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से लगातार चलता जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स इस पर भी जीरो था, नेट फोर्स इस पर भी जीरो है, बस अंतर क्या है कि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इसके पास वेलोसिटी है तो सही, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका जीरो है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक तरीके से आपका बेसिक डिफरेंस है, बेसिक अंतर है। ठीक है, चलिए बच्चों एक छोटा सा सवाल, 3 सवाल है बेटा, आराम आराम से करते हैं। एक बेटा आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक m मास का ब्लॉक पड़ा है। सवाल बेटा पहला तो ऑब्वियस ही है, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक एंड फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक की एफबीडी बनाओ और नॉर्मल फोर्स बताओ। बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं इस m मास के ब्लॉक की अगर बात करूं, तो इस m मास के ब्लॉक को सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है किसी न किसी फोर्स mg से। ठीक है, ग्राउंड पर पड़ा है बस। ठीक है, इस m मास के ब्लॉक को जैसे अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से, ये m मास का ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे। नीचे वाली जो सरफेस है ये इस पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगा देगी। दिस इज नॉर्मल फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, अब मैं इस बात को जानता हूं कि अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर m मास का ब्लॉक तुमने रख दिया तो पड़ा रहेगा वो तो, और अगर पड़ा रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये वाला जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। अगर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये कि जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए होंगे और आपका नेट फोर्स जीरो आ गया होगा, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि N शुड बी इक्वल टू mg। इस नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है बड़ा वो mg के बराबर आएगी। ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो आपकी mg के बराबर आएगी। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, और इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर तो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर तो सेम नेचर के होते हैं। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अनलेस कोई फोर्स लग रहा हो। तो ये रेस्ट पे है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो नॉर्मल की वैल्यू आपके mg के बराबर आ रही है। एक और सवाल, ये आपके पास बड़ा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर एक m2 मास का ब्लॉक, ये उसके ऊपर रखा हुआ m1 मास का ब्लॉक, और ये सारा का सारा अरेंजमेंट इस तरह से रेस्ट पे है। मेरा सवाल है ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक्स के एफबीडी बनाओ एंड फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। जितने भी नॉर्मल फोर्सेस आप बना सकते हो, सारे नॉर्मल फोर्सेस बताइए कितने कितने। करते बेटा, इस ऊपर वाले ब्लॉक को मैं एक बार के लिए ए बोल देता हूं और नीचे वाले ब्लॉक को मैं बी बोल देता हूं।
पहले ए वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं। ये रहा आपका ए वाला ब्लॉक। ए वाले ब्लॉक का मास है m1, उसको सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है किसी न किसी फोर्स m1g से। उस फोर्स के कारण m1 मास वाला ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, लेकिन ये m1 और m2 के बीच के जो कॉमन सरफेस है ना, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी और नीचे नहीं आने देगी। m2 के मास के ब्लॉक ने इसको जिस फोर्स से पुश किया है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और वो जो पुश है वो एक्चुअली m1 और m2 के बीच लगने वाला नॉर्मल फोर्स है। m2 ने m1 पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाया है, जिसे मैं एक बार के लिए n1 लिख देता हूं। n1 इज बेसिकली नॉर्मल ऑन ए बाई बी, बी ने कितना नॉर्मल। बस दो ही फोर्स हैं, एक तो बड़ा ऑफ कोर्स mg और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि m1 का कॉन्टैक्ट तो सिर्फ और सिर्फ m2 से ही था। बस दो ही फोर्स और कोई फोर्स नहीं है। चलिए m2 मास के ब्लॉक की FBD बनाते हैं। ये जो का B वाला ब्लॉक है जिसका मास m2 है, इस पर सबसे पहले नीचे की तरफ लगेगा m2g। ठीक है, इसके पास दो कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे। सर दो क्यों? दो नॉर्मल फोर्स होंगे। क्यों बेटा दो नॉर्मल क्यों? इसका दो जनों से कॉन्टैक्ट है। m2 का जो कॉन्टैक्ट है वो m1 से भी है और बेटा ग्राउंड से भी है। मैं जानता हूं कि m2 ने अगर m1 को ऊपर की तरफ पुश किया है तो m1 भी m2 को पुश करेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ पुश करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर m2 ने m1 को नॉर्मल फोर्स n1 से ऊपर की तरफ पुश किया है, तो ये m1 भी m2 को n1 फोर्स से नीचे की तरफ पुश करेगा। दिस इज पुश या फिर नॉर्मल फोर्स बाय ए। ये n1 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, दोनों ही नॉर्मल फोर्स हैं। ठीक है, और एक तरह से आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है। इस पुश और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बी वाले ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे जाने की, लेकिन जो ग्राउंड है ये इसको नीचे जाने देगा नहीं, और ग्राउंड जो होगा वो इस बी ब्लॉक को ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुश कर देगा। जिस फोर्स से पुश कर देगा मैं उसको n2 लिख देता हूं। n2 इज बेसिकली नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। हालांकि जरूरत नहीं है, मगर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर ग्राउंड ने बी वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ n2 से पुश किया है, तो बी भी ग्राउंड को n2 फोर्स से नीचे की तरफ पुश करेगी। दिस n2 इज नॉर्मल फोर्स ऑन ग्राउंड बाई बी ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया। चलिए खैर अपन थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। मुझसे सवाल में ये पूछा गया फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। ये ए और बी के बीच में जो नॉर्मल फोर्स n1 है ये कितना आएगा, ग्राउंड और बी वाले ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल फोर्स n2 है वो कितना आएगा। करते हैं बेटा सॉल्व। हमारा जो ए वाला जो ब्लॉक है ये कहीं नहीं जा रहा, ये तो इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, कहीं नहीं जा रहा। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स n1 शुड बी इक्वल टू m1g। n1 शुड बी इक्वल टू m1g। हमारा तो बी वाला ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे है। अगर बी वाला ब्लॉक देखो तो रेस्ट पे तो है, कहीं गया तो नहीं है, तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो बी वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। नेट फोर्स जीरो होने के लिए जितना बल ऊपर उतना बल नीचे। ऊपर लग रहा है बी वाले ब्लॉक पर n2 और नीचे लग रहा है दो फोर्स, n1 भी लग रहा है और m2g भी लग रहा है। n1 भी लग रहा है और m2g भी लग रहा है। n1 की वैल्यू है m1g, एक बेटा m2g तो है ही है। कुल मिलाकर मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास नॉर्मल फोर्स आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट इजी। चलिए बच्चों वैसा सही सवाल एक और पूछ लेता हूँ। सवाल मेरे पास नया कुछ नहीं सिखाने के लिए, बड़ा वही सब बातें रिपीट है। ये वाला सवाल बेटा आप कर लीजिए। तीन ब्लॉक हैं ए बी सी, बड़ा ये तीनों के तीनों जो ब्लॉक हैं ये इस तरह से किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रहे हैं। इस वाले ब्लॉक को मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, ये सी बोल दूँ,
सारा का सारा अरेंजमेंट बेटा आपका इस तरह से रेस्ट पे। सिर्फ इतना सा है कि पिछले वाले सवाल में 2 ब्लॉक थे, इस बार आपके 3 ब्लॉक हैं। ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक एंड फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। हर ब्लॉक की बेटा FBD बनाओ और उन पर न्यूटन्स लॉ लगाओ और आप बड़े आराम से नॉर्मल फोर्सेस निकालो। सिंपल सा काम है बेटा, एक लाइन का काम हो जाएगा। मैं करूं? चलो आप जिद करते मैं कर देता हूं। सबसे पहले बेटा आपका A वाला ब्लॉक बेटा, फिर मैं बनाऊंगा B वाले ब्लॉक का, फिर बनाऊंगा C वाले ब्लॉक का, सबका बनाएंगे। सबसे पहले A वाला ब्लॉक। A वाले ब्लॉक का मास है m1, उसको अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स से, दैट इज m1g। उस फोर्स के कारण A वाला ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, लेकिन B वाला ब्लॉक इसको नीचे आने देगा नहीं। B वाला जो ब्लॉक होगा ये कॉमन सरफेस के थ्रू इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। जब भी बड़ा सरफेस टच होती हैं तो पुल नहीं करती, पुश करती हैं, और जो पुश है वही तो हमारा नॉर्मल फोर्स है। तो B वाला ब्लॉक A वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुश करेगा। दिस इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू B। बस A पर 2 ही फोर्स है, एक तो बड़ा ये जो कांटेक्ट है इसका, और एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। B पे आते हैं। B वाले ब्लॉक को अर्थ पुल करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स m2g से। इस पर बड़ा नॉर्मल फोर्स 2 लगेंगे। सर क्यों? क्योंकि इसका 2 जने से कांटेक्ट है, A से भी कांटेक्ट है, C से भी कांटेक्ट है। सर A कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ से देखो। B वाले ब्लॉक ने A वाले ब्लॉक को n1 से ऊपर की तरफ पुश किया है, तो A वाला ब्लॉक B वाले ब्लॉक को n1 से नीचे की तरफ पुश करेगा। n1, दिस इज पुश या नॉर्मल फोर्स की बात बड़ा, पुश ऑन B बाई A। बड़ा इंग्लिश में लिखना चाहो तो नॉर्मल फोर्स लिख दो, और ऐसे आम बोल चालो वो पुश बोल दो, कोई बात नहीं। इन दोनों फोर्सेस के कारण B आना चाहेगा नीचे, उसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की। जैसे B वाले ब्लॉक के नीचे आने की टेंडेंसी होगी, C वाला ब्लॉक इनको ऊपर की तरफ पुश कर देगा। C वाला ब्लॉक इनको ऊपर की तरफ जिस फोर्स से पुश कर रहा है, मैं उसको एक बार के लिए n2 बोल देता हूं। दिस इज पुश या फिर नॉर्मल ऑन B बाई C। ठीक है, इक्वेशंस बाद में बनाते रहेंगे, पहले FBD बना देते हैं। अब C वाला ब्लॉक। C वाले ब्लॉक का मास है m3। सबसे पहले अर्थ उसको पुल कर रहा है किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स m3g से। साथ ही साथ 2 नॉर्मल फोर्स हो जाएंगे। सर 2 कैसे? यार 2 जनों से कांटेक्ट है। ए C का कांटेक्ट बड़ा B से भी है और ग्राउंड से भी है। C वाले ब्लॉक ने B वाले ब्लॉक पर n2 लगाया था ऊपर, तो B वाला ब्लॉक C वाले ब्लॉक पर n2 लगाएगा नीचे। बेटा दिस इज नॉर्मल या पुश, बेटा नॉर्मल ऑन C ड्यू टू। इन दोनों फोर्सेस के कारण B वाला ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, लेकिन नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो ग्राउंड है, वो नीचे आने देगा नहीं। वो कहेगा कि भाई तुम यहीं रहो, और इसलिए वो उसको ऊपर की तरफ पुश कर देगा किसी न किसी नॉर्मल फोर्स n3 से। दिस इज नॉर्मल ऑन C ड्यू टू ग्राउंड। यही नहीं बेटा, अगर आप में से कोई जिद कर ले कि सर मुझे ग्राउंड की FBD बना के दो, तो मैं बोल दूंगा देखो सीधी सी बात है कि ग्राउंड ने C को ऊपर की तरफ n3 लगाया है, तो C भी ग्राउंड पर n3 नीचे की तरफ लगाएगा। खैर उसकी कोई जरूरत नहीं, वो अलग बात है। चलिए बेटा न्यूटन्स लॉ लगाते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले A वाले ब्लॉक को देखा। A वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा सर, कहीं नहीं जा रहा है वाला ब्लॉक, तो उस पर नेट फोर्स बड़ा क्या होना चाहिए? 0। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो n1 शुड बी इक्वल टू m1g। ले बेटा n1 शुड बी इक्वल टू m1g। n1 कौन सा नॉर्मल है? जो B ने A पर ऊपर लगाया है और A ने B पर नीचे लगाया है, उसकी वैल्यू आ गई m1g। B वाले ब्लॉक पे आओ प्यारे बच्चों। B वाला ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है, नेट फोर्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स 0 होने के लिए जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर लग रहा है n2 और नीचे लग रहे हैं 2 फोर्स, n1 और m2g। n1 की बेटा वैल्यू है m1g
लिमिट। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई m1g प्लस m2g। सी वाला ब्लॉक कहां जा रहा है, कहीं नहीं, नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। बी वाले ब्लॉक ने जो नॉर्मल नीचे की तरफ लगाया है और जो खुद का mg है नीचे की तरफ, इनको बैलेंस करेगा ग्राउंड द्वारा लगाया गया n3। सो दिस n3 शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ n2 प्लस m3g। बड़ा n2 में पहले से पता है m1g प्लस m2g प्लस m3g। दीज आंसर्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर मी। बेटा मेरे लिए आंसर्स बिल्कुल भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए बेटा इन आंसर्स की। मेरे लिए वैल्यू इस बात की है कि मेरे बच्चे इस बात को समझ जाएं कि एफबीडी कैसे बनाते हैं। एफबीडी में सिर्फ वो फोर्स दिखाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो कैसे नेट फोर्स जीरो करते हैं, कैसे ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करते हैं। ये चीजें सीखना सिखाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आंसर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए कोई ऐसा आंसर नहीं कि उनको याद करूँ और ये बताऊँ कि इनके पीछे ये लॉजिक है, फालतू बातें। मेन चीज़ तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए है एफ बी डी। ठीक है बच्चा, समझ गया, चलिए।